दोस्तों एक्सेल के अब तक के सबसे पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम एक्सेल का कंप्लीट कोर्स जो कि बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल होने वाला है उसको हम कवर करने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो में जैसे इंस्टीट्यूट में आपको एक्सेल का कोर्स कवर कराया जाएगा, सेम उसी तरीके से एक्सेल के क्या बेसिक्स है, क्या फॉर्मूला पैटर्न्स है और जॉब क्राइटेरियाज में आपको किन किन टर्म्स को कैसे एक्सप्लेन और यूज करना है, वो सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको एक्सेल ऑपरेटर की जॉब मिल रही है, डेटा एंट्री का जॉब मिल रहा है, वैकेंट में काम मिल रहा है, तो उन सभी काम को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो लोग ऑलरेडी एक्सेल सीख चुके हैं उनके लिए भी इस वीडियो में कुछ सरप्राइजेस होने वाले हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसे कि आपको पता है कि वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा लंबा है और इस वीडियो को बनाने में भी काफी ज्यादा मेहनत लग रही है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर छोड़ें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम बिल्कुल बेस टू बेस स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पोर्शन से। सबसे पहले जो स्क्रीन है ये है डेस्कटॉप और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सेल स्टार्ट करने की, तो आप इसे कैसे स्टार्ट करोगे। मैं यहाँ पे दो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला टर्म क्या है कि आपके पास ये जो सर्च ऑप्शन होता है, सिंपल आप इसमें जाओ और यहाँ पे सिंपल टाइप करो एक्सेल। अगर आपके सिस्टम में एक्सेल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप यहाँ से इसे नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आपको दिख पा रहा है। दूसरा जो ज्यादातर प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं वो करते हैं रन कमांड के थ्रू, जिसके लिए आपको विंडो की को होल्ड करके आर प्रेस करना है और यहाँ पे रन कमांड खुल जाता है। इसमें आपको सिंपल टाइप करना है एक्सेल और कर देना है ओके। जैसे आप ओके करते हो, एक्सेल सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाता है। अब ये जो एक्सेल का प्रीव्यू आप देख रहे हो ये है ऑफिस 2019 का। हमेशा ध्यान रहे कि आप जो ऑफिस अभी यूज कर रहे हो वो अभी के हिसाब से ऑन डिमांड है या नहीं। कहने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं आप आज की डेट में ऑफिस 2003 या ऑफिस 2007 यूज कर रहे हो। बिलीव मी गाइज, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो और वहां पे आपको 2003 या 2007 सिखाया जा रहा है, तो वहां पे सीधा बोलो कि हमें अपडेटेड ऑफिस वर्जन 2016 या 2019 सीखना है, नहीं तो आपको जॉब प्रोफाइल में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे अभी जो हम पूरा ट्यूटोरियल देखने वाले हैं वो है ऑफिस 2019 पे, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर अभी आप ऑफिस 2016 यूज करते हो, 2019 यूज करते हो, इवन अगर प्रीवियस वर्जन भी यूज करते हो, तो भी आपको इस वर्जन की वजह से उन सब के कमांड ऑलरेडी आ जाएंगे। अगर ऐसा होता कि मैं आपको ऑफिस 2007 पे ये सारा कुछ सिखा रहा होता तो आप 2016 या 19 के जो टूल्स है उनको यूज नहीं कर पाते, बट क्योंकि हम 2019 में सीख रहे हैं तो इसके जितने भी प्रीवियस वर्जन्स हैं उन सबके टूल्स को यूज करना आपको इजीली आ जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस फर्स्ट वेलकम स्क्रीन की। देखो यहाँ पे नॉर्मली आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे होम, न्यू और ओपन। अगर आप नई वर्कशीट लेना चाह रहे हैं तो आप न्यू पे क्लिक करोगे और कोई पहले से सेव्ड वर्कशीट है तो उसे खोलने के लिए हम ओपन का यूज करते हैं। रिसेंटली जो फाइल्स मैंने खोली हुई थी जिन पे मैं काम कर रहा था उनका एक रिसेंट प्रीव्यू मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक का और उसके साथ ही कुछ बने बनाए टेम्पलेट मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। इसका यूज ज्यादातर तब किया जाता है जब आपको थोड़ी मेहनत कम करनी है और आप बने बनाए टेम्पलेट से ही अपना फॉर्मेट वहां से चुन लेते हैं। तो अभी इन सब चीजों को हम स्किप करते हैं और सिंपल आते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो कि है ब्लैंक वर्कबुक। अब जैसे आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हो तो नॉर्मली आपके सामने इस तरीके से एक वर्कबुक या फिर एक एक्सेल फाइल आ जाती है। अब इसमें कई सारे टर्म्स है जो कि इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछे जाते हैं और ज्यादातर लोग जो कि यूट्यूब से सीखते हैं उन्हें बेसिक्स नहीं पता होते और इंटरव्यू में वो उसी वजह से छांट दिए जाते हैं। कहने का मतलब अगर मैं बोलूं कि इस ऊपर वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, मिड सेक्शन को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। और बिलीव मी गाइस, इंटरव्यू में इन्हीं सब टर्म्स को ज्यादा कंसीडर किया जाता है क्योंकि उससे तो आपसे सवाल पूछने हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको बोला जाता है टाइटल बार। ये जो आप देख रहे हो बुक 1 एक्सेल, ये क्या होता है, टाइटल बार। इसके बाद ये जितने भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं इन्हें बोला जाता है टूल्स। और ये जो सेक्शन है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये जो पूरा सेक्शन है इसको बोला जाता है मेन्यू बार। इन हर एक मेन्यू बार में आपको मल्टीपल टूल्स मिलते हैं। जैसे होम की बात करें तो इसमें मल्टीपल टूल्स है, इंसर्ट की बात करें तो इसमें मल्टीपल टूल्स है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, तो सब में आपको मल्टीपल टूल्स मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है B3।
यहाँ पे आप देख रहे हो B3 लिखा हुआ है। तो ये क्या है B3 एक्चुअल में? देखो यहाँ पे आपकी जो एक्सेल फाइल है इसमें आपको डब्बे नजर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे डब्बे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी डब्बे यानी बॉक्स की बात करें तो इसे बोला जाता है सेल। क्या बोलते हैं? CELL, सेल। और अगर हम बात करें एक सेल की तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक है ये कॉलम, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको हम कॉलम बोलते हैं ऐसे, और ये होता है रो। तो अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो ये दो टर्म का कॉम्बिनेशन है, एक है कॉलम D और एक है रो 4। तो इसका एक नाम मैं क्या बोल सकता हूं? D4। अगर मैंने यहां पे लिखा तो ये दो का कॉम्बिनेशन है B2, देखो कॉलम B और रो 2, तो इसका नाम क्या हो गया? B2। तो ये बेसिकली जो नेम बॉक्स होता है ये बताता है कि अभी आप कौन से सेल पर वर्क कर रहे हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूं तो इस सेल का नाम क्या है? D3। यहाँ पे हूं तो इस सेल का नाम क्या है? C4। नेक्स्ट हम यहाँ पे आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार दो केसेस में यूज किया जाता है। एक, जब आपको कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना हो, नंबर 1। दूसरा, अगर आप सेल में कोई काम कर रहे हो और उसे आप फॉर्मूला बार के थ्रू मैनेज करना चाह रहे हो तो भी आप फॉर्मूला बार का यूज कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। जैसे अभी ये सेल है तो या तो मैं यहां से टाइप करूं तो भी मैं इसमें काम कर पा रहा हूं, और मान लो कि अगर मैं यहाँ पे हूं और मैं यहाँ फॉर्मूले बार में आके कुछ लिखता हूं तो वो भी ऑटोमेटिकली उसी में लिखा जाएगा। तो जब आप कभी वी लुकअप या फिर कुछ बड़े फॉर्मूलाज पे वर्क करते हो तो उस टाइम पे आपको फॉर्मूला बार में इस तरीके से हेल्प लेनी पड़ती है। यहां तक क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रो और कॉलम क्या है? डिफाइन रो एंड कॉलम इन एक्सेल। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है a alphabetic bar in Excel sheet is column and a numeric bar in Excel sheet is row। मतलब ये जो आप देख रहे हो A, ये क्या है? कॉलम है। B क्या है? कॉलम है। C क्या है? कॉलम है। और ये जो 1, 2, 3 ये सब क्या है? रो। तो जो ये हमारा अल्फाबेटिक बार है ये है कॉलम, और ये जो हमारा न्यूमेरिक बार है ये क्या है? रो। जैसे आप इसका जवाब दोगे आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि ठीक है आपने बताया रो ये है, कॉलम ये है, अब मुझे ये बताओ कि एक एक्सेल शीट में कितने कॉलम होते हैं और कितने रो होते हैं। अभी स्क्रीन पे आप ध्यान दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ABCDEF जे तक दिखाई दे रहा है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो आगे आप बढ़ते जाओगे तो जैसे आपके Z खत्म हो जाएगा फिर दूसरा फॉर्मेट चालू हो जाएगा, और आप आगे जाते जाओ आप थक जाओगे, लेकिन ये रेंज खत्म नहीं होगी। तो आप क्या बताओगे टोटल कितने कॉलम्स है, या फिर ये जो 1 2 3 4 की गिनती है ये टोटल कितनी है? तो ये आप कैसे बताओगे? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसका जवाब ढूंढना बहुत आसान है। आपको ऊपर में सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये A और 1 के बीच में, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे पूरी एक्सेल शीट सेलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे ऊपर आप देखोगे आपको एक नंबर दिख रहा है यहाँ पे, तो 10,48,576 R लिखा है। R मतलब रो, यानी कि जो 1 2 3 की गिनती देख रहे हो आप इसको नीचे करते जाओगे तो ये है टोटल 10,48,576। और अगर ABCD की बात करें, जैसे अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4, अगर ऐसे काउंट करता हुआ जाऊं तो ये है 16,384। तो जवाब क्या है कि देयर आर 10,48,576 रोज इन एक्सेल शीट, यानी कि एक एक्सेल शीट में टोटल 10,48,576 रो है और एक एक्सेल शीट में 16,384 कॉलम होते हैं। तो आई होप कि जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही कुछ और भी टूल्स है जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसकी मदद से आप ऊपर नीचे जा सकते हो, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके साथ ही यहाँ पे जूम स्लाइडर मिलता है जिसकी मदद से आप इसे छोटा कर सकते हो और आप चाहो तो बड़ा कर सकते हो। शॉर्टकट में करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करो और माउस के स्क्रॉल बार को ऊपर की तरफ करो। जैसे आप इसे ऊपर करोगे तो जूम होगा, और माउस के स्क्रॉल को नीचे करोगे तो ये जूम स्लाइडर में छोटा होगा। इसके साथ ही जूम स्लाइडर के साइड में आप देखोगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं लेआउट्स के। ये जो लेआउट आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं नॉर्मल लेआउट। इसके बाद ये जो बीच वाला ऑप्शन है ये ज्यादा यूज होता है पेज लेआउट। इससे आपको पता चल जाता है कि इस एक्सेल शीट में आपका एक पेज कितना बड़ा है। मतलब अगर मैं देखना चाहूँ कि जो मैं डेटा बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, निकालूंगा तो मैं A4 साइज पेपर पे ही, तो मुझे ये देखना है कि मेरा एक पेज कितना बड़ा है। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पेज इतना बड़ा है। और जब आप नॉर्मल पे आओगे तो यहाँ पे देखो एक लाइन आ जाएगी जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे काम इसी दायरे में करना है एक पेज पे डेटा को प्रिंट करने के लिए। सो आई होप कि इतना बेसिक टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सीधा प्रैक्टिकल सेक्शन पे, जहां पे सबसे पहले हम कवर करेंगे होम टैब से रिलेटेड
टूल बार्स, जिनमें कुछ बेसिक भी होंगे और कुछ मोस्ट यूजफुल भी होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे किसी भी चीज को समझने के लिए हमें जरूरत होती है एक डेटा की, और ये डेटा भी मैं आपके सामने क्रिएट करने वाला हूँ ताकि इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्लियर हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, सबसे पहले मैंने लिखा नेम। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ये चीज नहीं करनी है। आपने यहाँ नेम लिखा, इसके बाद कीबोर्ड में होता है टैब की, आप टैब की प्रेस करोगे, आप अगले वाले सेल में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा फादर्स, फिर हमने यहाँ पे लिखा नेम, टैब किया। तो अब देखो आपको लग रहा होगा कि जो नेम है वो दूसरे वाले सेल में थोड़ा सा हिस्सा आ गया, तो बेसिकली वो है उसी सेल में। हमें अगर इसको पूरा देखना है तो यहाँ आना है हमें, आप देखो ऐसा सिंबल बनेगा, फिर आपको इसे सिंबल ड्रैग कर देना है, या फिर अगर आप इसमें डबल टैप करते हो 1 2 माउस से तो भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं हम, टैप किया है मैंने इंग्लिश, फिर टैप करूंगा मैं आगे वाले सेल में चला जाऊंगा हिंदी, फिर टैप किया मैथ, फिर टैप किया हमने साइंस, और फिर टैप किया हमने यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपल SST। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा राजेश, महेश, सुरेश, नरेश, हर्ष, निशान, मैंने कुछ नाम लिख दिए। फादर्स नेम लिख देते हैं यहाँ पे मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन, मिस्टर निशांत, मिस्टर जय, मिस्टर कबीर, मिस्टर अर्नव, हमने लिखा। अब मार्क्स डाल देते हैं यहाँ पे, तो हमने डाला 45, 65, 85, 74, 65। अब यहाँ पे नॉर्मली आप देख पा रहे हो कि मैंने एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन क्या ये डेटा आपको स्टाइलिश या अट्रैक्टिव लग रहा है? नहीं लग रहा। तो ज्यादातर क्या होता है कि जो हमारा एक बेसिक फॉर्मेट हम क्रिएट करते हैं उसमें हमें जरूरत पड़ती है होम टैब के इस फॉन्ट सेक्शन की और इस अलाइनमेंट सेक्शन की। सबसे पहले तो मैं इस पूरे रेंज को ऐसे सेलेक्ट करता हूं। देखो ध्यान रहे, जब आप यहाँ पे जाते हो तो इस तरीके से एक प्लस का सिंबल आता है, आप सिंपली लेफ्ट क्लिक से होल्ड करोगे और जैसे इसे खींचोगे आगे की तरफ तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद जब आप इस लाइन पे लेके जाओगे, देखो अभी सिंबल आ रहा है मोटा प्लस, जब मैं इस लाइन पे लेके जा रहा हूं तो ये डायरेक्शन सिंबल आ गया। उस केस में आप इसको पकड़ के अगर आपको इसे नीचे करना है तो आप इसे नीचे कर सकते हो, आगे करना है, पीछे करना है, पूरे डेटा को जहां आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। देखो ठीक है, इतना टर्म क्लियर। अब ये होने के बाद मैं इस ऊपर वाले एरिया में अपना हेडिंग देना चाहता हूं, तो मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक टूल मिलता है आपको जो कि होता है मर्ज। जैसे आप मर्ज पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो मल्टीपल सेल था वो एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा अपना टाइटल जो कि है रिजल्ट, लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो रिजल्ट है वो आ रहा है नीचे। तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट ऑप्शन मिलते हैं जिसकी मदद से आप इसे बीच में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, मिडल में जहां रखना चाहो रख सकते हो। मैंने यहाँ रखा। फिर हमें जरूरत है इसे थोड़ा बड़ा करने की, तो हमने इसे बड़ा कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मुझे इसका फॉन्ट दूसरा चाहिए जो कि थोड़ा और डिजाइनेबल हो, तो मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया। हमने किया इसको बोल्ड, हमने कर दिया इटैलिक। आपको अंडरलाइन देना आप अंडरलाइन दे सकते हो, डबल अंडरलाइन दे सकते हो। फिलहाल ये दोनों चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे हटा देता हूँ। इसके बाद इसे थोड़ा और स्टाइलिश बनाने के लिए हम यहाँ पे इसमें कोई कलर दे देते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई कलर पसंद नहीं आता तो नीचे देखो मोर कलर का ऑप्शन है, जहां पे कलर का हल्का मोटा हिस्सा जो भी आपको पसंद है आप सेलेक्ट करो और ओके कर दो। हमने कलर अप्लाई किया। अब ग्रीन पे ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे जाते हैं और हमने कर दिया यहाँ पे व्हाइट कलर इस तरह से। फिर इस वाले एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और इसका कलर करेंगे येलो, और जो इसमें टेक्स्ट है इसको हम कर देंगे बोल्ड। ये हो गया। अब ये होने के बाद हमने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसमें अप्लाई कर दिया अलग अलग बॉर्डर। तो फिलहाल मैं अप्लाई करता हूं ऑल बॉर्डर, जिससे एक ही बार स्टाइलिश फॉर्मेट में अप्लाई हो जाए। अब आप देख सकते हो कि इन फॉन्ट के टूल्स की मदद से एक सिंपल दिखने वाले डेटा को मैंने कैसे अट्रैक्टिव फॉर्मेट में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। आपके नंबर्स यहाँ पे लेफ्ट में आ रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और क्या करेंगे हम सेंटर अलाइनमेंट, ताकि ये बीच में आ जाए। और आप देख सकते हो कि डेटा प्रॉपर वे में यहाँ पे रेडी हो गया है। सो आई होप कि ये जो टूल्स है वो कुछ बेसिस पे आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप एक रैप टेक्स्ट को लेके, मैं इसका भी यूज आपको क्लियर कर देता हूँ। कई बार आप नोटिस करते हो कि हमें जगह कम चाहिए, मतलब फादर्स नेम में चाहता हूं कि इससे ज्यादा जगह ना ले, जो भी आए इसी में आए। अब नेम का एम तो आगे चला गया, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कर देता हूँ रैप टेक्स्ट। रैप से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली उसी सेल के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने कर दिया यहाँ पे क्या
टॉप अलाइनमेंट और हमने किया सेंटर अलाइनमेंट, ये आ गया फॉर्मेट में। तो इस तरीके से आप रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि सेल में ही रो बड़ी हो जाए लेकिन डेटा आ जाए। आपने अपने 10th या 12th के सर्टिफिकेट्स वगैरह में भी देखा होगा कि फादर्स नेम इस फॉर्मेट में आता है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। सो आई होप कि इतना टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है स्टाइल सेक्शन, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, लेकिन इसे समझने के लिए हम किसी दूसरे प्रैक्टिकल का यूज करते हैं जिसमें आपको इसे समझना ज्यादा आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी दूसरी शीट पे और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक डेटा क्रिएट किया हुआ है बड़े सिंपल वे में, जहाँ पे कुछ सेल्समैन के नाम है, साथ ही यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है जैसे ग्रोसरी, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा टर्म है स्टेट, जिसमें अलग अलग स्टेट है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, और उनकी सेल्स है। अब इनमें कई सारे सवाल आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल यह आ सकता है कि मुझे सिर्फ उन लोग का डेटा देखना है जिन्होंने 30,000 से ऊपर की सेल की है। तो आप एक एक करके अगर चेक करोगे तो आपका काफी टाइम जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम फायदा उठा सकते हैं। आप इसमें जाओ और सबसे पहला ऑप्शन क्या मिलता है आपको, हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, हमने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पे बोलता हूं कि मुझे किसका डेटा देखना है। तो मैंने बोला कि सिर्फ उनका डेटा देखना है जो कि 30,000 से ज्यादा है। पर ये डेटा है किसका, सेल्स का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आओ और सेल्स वाली रेंज को पूरा सेलेक्ट करो। हम यहाँ पे कर लेते हैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया मैंने, और सेलेक्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसे ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये हमने किया छोटा करने के बाद मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक किया और मैंने बोला ग्रेटर देन। और मैं क्या बोल रहा हूं इसको कि सिर्फ उन लोग का डेटा देखना है जिन्होंने 30,000 से ज्यादा सेल की है। तो अब आप देखो उनका डेटा यहाँ पे कलर के साथ हाईलाइट हो गया है। आप चाहो इसका कलर चेंज करना तो कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे देखो एक है राजेश, महेश, सुरेश, इन्होंने 30,000 से ज्यादा की सेल करी है। मुन्ना, सोनू, मोनू, इन्होंने 30,000 से ज्यादा की सेल करी है। मैं ओके कर देता हूँ फिलहाल। और कोई नहीं है जिसने 30,000 से ज्यादा सेल की है। तो आपने देखा बड़ी आसानी से आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के डेटा को इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब अगर इसको आपको नॉर्मल करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर रूल का। आप इसमें जाके क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या इंटायर शीट, दोनों में से कोई भी क्लिक करोगे तो ये जो क्लियर रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल हम कर देते हैं सिलेक्टेड सेल, ये यहाँ पे हट गया। अब जैसे आपने देखा कि मुझे ये देखना था कि 30,000 से ज्यादा जिसने सेल करी है उसका डेटा आ जाए, उसी तरीके से मान लो आपसे ये बोला जाए कि भाई मुझे ये बताओ कि वो लोग कौन है जिन्होंने 20,000 से भी कम की सेल करी है, मुझे उन्हें जॉब से निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप लेस देन में जाओगे। जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 20,000। जैसे मैंने 20,000 किया, आप देख रहे हो जिन जिन लोग का डेटा 20,000 से कम है उनका डेटा यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। अब अगर इसे भी हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल किया और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल हमने इस पे अप्लाई कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है बिटवीन और इक्वल टू। बिटवीन का मतलब दो नंबरों के बीच में, मतलब अगर आपको ये देखना है कि 50,000 से 30,000 के बीच में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने सेल किया तो आप बिटवीन यूज करोगे। अगर आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू देखना है कि मेरे को सिर्फ ये देखना है कि 50,000 की सेल किसने करी है, तो आप इक्वल टू डालो और उसमें जो भी वैल्यू डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बिटवीन और इक्वल टू ये आपका टास्क है, ये आपको खुद ही करना है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसका क्या मतलब है। अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पे डिजिट के बिहाफ पे, कि डिजिट के बिहाफ पे आप लुकअप कर रहे हो कि इसमें मुझे देखना है 30,000 से ज्यादा कौन है, 25,000 से कम कौन है। लेकिन अगर टेक्स्ट के बिहाफ पे देखे तो मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ उनका डेटा हाईलाइट करना है जो कि ग्रोसरी डिपार्टमेंट है, या सिर्फ उनका डेटा हाईलाइट करना है जो कि दिल्ली डिपार्टमेंट है। तो आप क्या करोगे, पूरी रेंज को किया सेलेक्ट इस तरीके से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओ टेक्स्ट दैट कंटेन पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे वो वैल्यू लिखना है। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है गारमेंट्स, कि सिर्फ गारमेंट्स का जो वैल्यू है वो हाईलाइट कर दो। तो आप देखोगे गारमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। सो आई होप कि टेक्स्ट दैट कंटेन का भी आप कैसे यूज करोगे वो आपको क्लियर हो गया हो। सो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे गए और इस तरीके से हमें जो भी वैल्यू को ढूंढना है वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर क्लियर रूल में जाके इसे कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑकरिंग, अगर आपको किसी डेट को ढूंढना है तो सिंपल वो डेट डालो, वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। डुप्लीकेट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार इंटरव्यू में। जैसे मान लो आप जल्दी जल्दी टाइप कर रहे हो और आपने क्या किया कि यही वाला जो डेटा है वो गलती से दोबारा आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये तो डेटा है थोड़ा सा, तो इसे पढ़ पढ़ के चेक कर लोगे। लेकिन अगर आप कहीं जॉब करोगे
आपके पास डेटा है 2000 लोग का, 500 लोगों का, तो आपका काम ऐसे बनेगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, और अगर आपको माउस से सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो सिंपल ऊपर में सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट की दोनों को दबा के रखना है, उसके बाद डाउन एरो की दबाना है, नीचे तक डेटा सेलेक्ट होगा, और राइट एरो की करना है, राइट में जहां तक डेटा फैला होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सिंपल आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक कर देना है, और आप देखोगे जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। बट ऐसे में हमारा काम बना नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसने हर रेंज में जो जो डुप्लीकेट वैल्यू उसको सिलेक्ट किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इस नेम वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करेंगे और डाउन एरो की किया, नीचे तक डेटा सेलेक्ट, और हम चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, क्या किसी का नाम 2 बार यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करते हैं ओके। तो यहाँ पे राजेश है, तो राजेश 2 बार यूज हुआ है, एक ये राजेश, एक ये राजेश, और इनका डेटा हम चेक कर लेते हैं, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब ये एक डुप्लीकेट वैल्यू है। हर्ष का डेटा चेक करते हैं, तो देखो हर्ष ग्रोसरी महाराष्ट्र 15,000, हर्ष ग्रोसरी पंजाब। अब ये डेटा है महाराष्ट्र का, ये डेटा है पंजाब का, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू है तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट, राइट क्लिक करो आप, और यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा एक डिलीट का, डिलीट में गए, और ये पूरी रो हमको डिलीट करनी है तो हम करेंगे एंटायर रो, और हमने क्या ओके, और राजेश का डेटा यहाँ से हम हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यू का यूज कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल पे क्लिक करेंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक कर देना है, आपका जो रूल इस पे अप्लाई हुआ है वो हट जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है टॉप एंड बॉटम्स। अब इसका टर्म क्या है समझ लो। अगर आपको ये देखना है, जैसे यहाँ पे 50 लोगों ने सेल करी है, तो आपको देखना है टॉप 10 सेल्स कौन सी है, तो टॉप 10 आइटम। अगर परसेंटेज भी आप पे देखना है कि आपने कोई भी परसेंटेज डाल दिया, उस परसेंटेज में टॉप 10 कौन है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से बॉटम, इसी तरीके से ये। तो ये आप खुद करके देखना। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इससे रिलेटेड पूरा डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, तो वैसे आप ये कर लोगे, लेकिन इनकेस आपको दिक्कत हुई तो भी इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है डेटा बार्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको पुराने वाले प्रैक्टिकल में ही समझा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे आए, हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और मैंने डेटा बार्स में जाके इस पे क्लिक किया। अब देखो हो क्या रहा है, जिसमें ज्यादा नंबर है उसमें देखो हाईलाइटिंग ज्यादा है, जैसे 88 है हर्ष मिस्टर कबीर का, तो हाईलाइटिंग ज्यादा है, और जिसमें कम मार्क्स है उसमें हाईलाइटिंग कम है। तो ये बेसिकली यूज किया जाता है जब आप डेटा प्रिपेयर करते हो कंपनी का, और आपको डेटा को ऐसे दिखाना है कि भाई डेटा ये कम है, ये ज्यादा है, इसमें सेल कम हुई है, इसमें ज्यादा है, तो आप इस तरीके से डिजाइन अप्लाई कर देते हो एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट। वही सेम चीज इसमें भी है, जो कि आप देख पा रहे हो। आइकन सेट्स में आप देख लो कि जिसमें सेल कम है उसमें डाउन एरो है, जिसमें सेल अप है उसमें अप एरो है, जो कि आप देख सकते हो। तो ये सिंपल टर्म था। मेन जो था वो पहला वाला था, हाईलाइट सेल्स रूल्स, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। सो आई होप कि ये टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे टर्म की, जो कि है फॉर्मेट एज टेबल। टेबल एक इंपॉर्टेंट टर्म है। टेबल के थ्रू आप डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हो और उसे एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहने का मतलब, जैसे ये हमारा एक डेटा है, हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करेंगे, नीचे तक डेटा सिलेक्ट, राइट एरो की किया, राइट तक डेटा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल पे गए, और यहाँ जाने के बाद जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है, देखो मल्टीपल फॉर्मेट है, जो भी अच्छा लग रहा है आप उसको सेलेक्ट करो और कर दो ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे कि उस पर फॉर्मेट अप्लाई हो गया है, और टेबल से रिलेटेड जितने भी टूल्स है वो आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इस पे जो कलर अप्लाई है मैं उसको नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ पे जाके ये किया तो टेबल से रिलेटेड जो कलर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास, जो भी चाहिए वो ले लेते हैं। फिलहाल इसमें जो यूज होने वाला पोर्शन है मैं वो आपको समझाता हूँ। देखो अभी जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा है ग्रोसरी का, इलेक्ट्रॉनिक का, गारमेंट्स का, कई सारा डेटा है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्लिक किया, इसमें आपको तीनों डिपार्टमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट, ग्रोसरी। मेरा सवाल ये है, या आपके सीनियर का सवाल ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का डेटा देखना है। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट ऑल पे चेक है, इस पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे सब कुछ यहां से हट जाएगा, और सिर्फ सिलेक्ट करो ग्रोसरी पे और कर दो ओके। अब देखो सबका डेटा यहां से गायब, और आपके सामने सिर्फ किसका डेटा आ गया, ग्रोसरी का। तो अब आपको सीनियर को जो जो बताना है कि सर ग्रोसरी की सेल राजेश, हर्ष, ब्रजेश, कपिल इन लोगों ने की है और ये सेल्स इसका हुआ है। कितना आसान हो गया। और यहाँ पे हमें एक सिंबल दिख रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि फिल्टर हमने किस पे अप्लाई किया, डिपार्टमेंट पे।
आप इस पे जाओ और जाने के बाद क्लियर फिल्टर पे क्लिक कर दो, ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको स्टेट के बिहाफ पे देखना, आप इस पे गए और यहाँ जाने के बाद आपने सिंपल क्या किया, इस सिलेक्ट ऑल पे क्लिक और फिर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया बिहार और किया ओके, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार का डेटा यहाँ पे आ गया। फॉर्मेटिंग हटानी है, यहाँ पे जाएंगे क्लियर फिल्टर करके हमने ओके कर दिया। इसके अलावा इसका एक और फायदा है, फायदा क्या है, जैसे सेल्स है तो सेल्स कहीं 50,000 कहीं 40,000, मान लो आपका ऑफिसर या सीनियर आपसे ये बोलता है कि भाई ऐसा करो कि सेल मुझे दिखाओ असेंडिंग ऑर्डर में, कि जिसकी सेल कम है उसका पहले आ जाए, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, या फिर डिक्रीजिंग फॉर्मेट में दिखा दो कि जो उसने सबसे ज्यादा सेल किया वो टॉप में, उससे कम वो नीचे, फिर उससे कम वो नीचे, फिर उससे कम वो नीचे। मैं इसमें जाता हूं, यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करोगे तो जिन जिन लोगों ने सेल ज्यादा करी वो टॉप पे आ जाएंगे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अगर आपको उसको पहले के जैसा नॉर्मल करना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल आना है टेबल डिजाइन में, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको कन्वर्ट टू रेंज, आप इस पे क्लिक करो और कर दो यस। जैसे आप करोगे पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। डेटा को आपको पूरा सेलेक्ट करना है इस तरीके से और यहाँ पे सेल स्टाइल में जाके आपको सिंपल नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। या फिर अगर कोई डिजाइन आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे स्टाइल खत्म हुआ होगा आप सबके दिमाग में आ रहा होगा, अब हम करेंगे सेल टर्म। तो इसमें जो यूजेबल टर्म है, क्योंकि देखो एक्सेल में बहुत सारे टूल्स है, इतने टूल्स है कि 15-20 घंटे की भी वीडियो बना दी जाए तब भी उसका कोई ना कोई टूल छूटेगा ही। तो हमारे जो इस वीडियो में जो ट्यूटोरियल है वो सभी ट्यूटोरियल्स होने वाले जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है और जिनका आप ऑफिस में यूज देखोगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर्मेट में भी तो बहुत सारे ऑप्शंस है, तो हम सबको नहीं करने वाले, हम उनको करने वाले जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इंसर्ट और डिलीट की। इसका क्या यूज है वो मेनली समझते हैं। आपने यहाँ पे 4 कॉलम क्रिएट किया हुआ है, एक है सेल्समैन का, एक है डिपार्टमेंट का, एक है स्टेट का और एक है सेल्स का। अब आपसे ये बोला जाता है कि भाई ये जो सेल्समैन है इनकी एज वाला कॉलम तो तुमने बनाया नहीं, तो अब आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ पे डालू कैसे, यहाँ पे तो जगह है नहीं। तो आप यहाँ पे आते हो, राइट क्लिक करते हो और आपको ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट का। ये इंसर्ट और ये इंसर्ट एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो आप इस इंसर्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप क्या इंसर्ट करना चाह रहे हो, आप रो इंसर्ट करना चाह रहे हो, कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हो क्या। तो हमने बोला हमें पूरी एक नई कॉलम चाहिए, तो हम करेंगे ओके एंटायर कॉलम पे। जैसे आप करोगे आप देखोगे कि ये जो डिजाइन इस पे अप्लाई किया हुआ है उसी डिजाइन के साथ आपको एक नई कॉलम यहाँ पे मिल जाती है। और अब आपको सेक्शन बनाना है एज का, तो वो एज का सेक्शन आप यहाँ से बड़ी आसानी से बना सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आपको रो इंसर्ट करनी है राजेश और मुन्ना के बीच में, तो राइट क्लिक करो और इंसर्ट में जाके आप यहाँ पे एंटायर रो पे क्लिक करके कर दो ओके। आपको देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो मिल जाएगी। तो ज्यादातर जब आप डेटा क्रिएट करते हो और वो डेटा क्रिएट करते के टाइम अगर आप भूल जाते हो कि मुझे ये वाला कॉलम इंसर्ट करना था या ये वाला रो इंसर्ट करना था, तो उस केस में आप इंसर्ट और डिलीट का फायदा उठा सकते हो। फिलहाल अगर मुझे अभी इसको डिलीट करना है, क्योंकि अभी तो मुझे इस कॉलम की जरूरत है नहीं, ना ही इस रो की जरूरत है, तो जिस तरीके से आपने इंसर्ट किया उसी तरीके से आप इसे डिलीट करोगे। राइट क्लिक किया यहाँ पे और हम गए डिलीट, इंसर्ट के नीचे क्या है डिलीट, हमने क्या क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि आप किसको डिलीट करना चाहते हो। यहाँ पे रो भी है कॉलम भी है, किसको डिलीट करना है, हमने बोला कॉलम को, किया ओके, तो कॉलम डिलीट। सेम इसी तरीके से मुझे इस रो को डिलीट करना है, तो मैंने क्या एंटायर रो और कर दिया ओके, और ये जो रो है वो यहाँ पे डिलीट हो जाती है। सो आई होप कि इंसर्ट और डिलीट वाला जो सेक्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट एंड फिल्टर की भी बात करें तो अभी जो मैंने आपको टेबल में फिल्टरेशन समझाया वही सेम टर्म होता है शॉर्ट एंड फिल्टर, और इसका यूज टेबल के टाइम में ही ज्यादातर किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको टेबल के साथ इसका यूज समझाया। सो आई होप कि ये पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा यहाँ पे मैंने एक सेक्शन को छोड़ा है, बेसिकली छोड़ा तो मैंने इसको भी है नंबर सेक्शन को, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्लिप बोर्ड में आपको ऑप्शन मिल जाता है कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर का, इसका यूज समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने कर दिया इसको नॉर्मल, इसमें देखो कोई भी फॉर्मेट अभी अप्लाई नहीं है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे कलर अप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, ये वाला फॉन्ट अप्लाई किया मैंने, फिर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया और बोल्ड कर दिया इसको, और कलर ये कर दिया। और इसके बाद अब नीचे वाले सेक्शन में आते हैं और मुझे सेम जो चीजें मैंने इसमें अप्लाई की, जैसे बोल्ड किया मैंने, फॉन्ट चेंज किया, वही मुझे इसमें भी चाहिए।
तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉरवर्ड पेंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो ब्रश आ गया। आपको इसे लेफ्ट क्लिक से होल्ड करके ड्रैग करना है। आप देखोगे वही फॉर्मेट इस पे भी अप्लाई हो गया है। कलर मुझे दूसरा चाहिए तो कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये ले लेता हूँ सपोज, या फिर कोई और कलर ले लेते हैं, ये ले लिया और सेम फॉर्मेट पेंटर करेंगे। और ये करने के बाद आपको इस पूरी रेंज पे इस तरीके से अप्लाई कर देना है, देखो, और आपका जो मेहनत है वो यहाँ पे बच जाती है। अगर मान लो आप किसी एक पे अप्लाई करते हो, हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने क्या बोल्ड हटा दिया और यही फॉर्मेट मुझे सब पे अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट पेंटर किया, उस फॉर्मेट पेंटर को उठाया और फिर इसने पूरे पे रेंज पे वो जो डेटा है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। एंड आई होप कि कट कॉपी पेस्ट का यूज तो आपको अच्छे से आता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। अगर मुझे यही डेटा एक बार और चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड किया, डाउन एरो की किया, नीचे तक डेटा सेलेक्ट, राइट एरो की किया, राइट तक डेटा सेलेक्ट, कॉपी किया, नई शीट पे डेटा चाहिए तो यहाँ पे देखो नई शीट लेने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक करते हैं, एक बिल्कुल फ्रेश शीट आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल आपको पेस्ट कर देना है, वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके अलावा अगर मुझे इस डेटा को उठा के यहाँ पे रखना है तो आप इसको कट कर दो, यहाँ से यहाँ पे आके पेस्ट कर दो तो वो डेटा वहां से हटके वहां आ जाएगा। यहाँ से हटाना है, कट किया, यहाँ पे लाना है, पेस्ट कर दिया और ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। सो होम टैब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टूल बार्स थे वो हमारे यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। और अब जो सेक्शन हम कवर अप करने वाले हैं वो है इंसर्ट। और इंसर्ट में जो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो है पाइवट टेबल से। गाइस, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है पाइवट टेबल, क्योंकि अगर आपके पास एक लॉन्ग रेंज ऑफ डेटा है और उस डेटा को आपको समराइज करना है बड़े आसान तरीके से, तो पाइवट टेबल से बेस्ट ऑप्शन कुछ और नहीं हो सकता। तो पाइवट टेबल हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। टेबल तो आई होप कि आप समझ ही गए, टेबल अभी हमने लिया था, तो टेबल और ये टेबल सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं पाइवट टेबल से, फिर आगे के ऑप्शंस पे मूव ऑन करेंगे। अब देखो, पाइवट टेबल इतना ज्यादा पॉपुलर या फिर इसका यूज इतना क्यों पड़ता है, पहले इस टर्म को हम अच्छे से समझ लेते हैं। नॉर्मली आप स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे आपको डेटा नजर आ रहा है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी, डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट, सेल्स, काफी कुछ है। अब जब भी बात आती है इतने बड़े डेटा की, तो इस बड़े डेटा में काफी सारे पॉइंट्स आते हैं। जैसे मान लो आपका सीनियर आया, उसने बोला कि मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी, डिपार्टमेंट और उसने कितनी सेल्स की है, बस मुझे ये ही चाहिए। तो अब इतने बड़े डेटा में आप कैसे समराइज करोगे? या फिर इसके अदर में भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। डेटा ये आपका वर्टिकल फॉर्म में है, आप डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। स्पेशली जब डेटा आपके पास बड़ा है और उस डेटा को आपको समराइज करना है अलग अलग बेसिस पे, तो पाइवट टेबल का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे पाइवट टेबल अप्लाई कैसे होता है? सबसे पहले तो आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट किया और डाउन एरो की किया, नीचे तक डेटा सिलेक्ट, राइट एरो की किया, राइट तक डेटा सिलेक्ट। डेटा सेलेक्ट होने के बाद सिंपल आपको पाइवट टेबल पे सिंगल क्लिक करना है। आप सिंगल क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू वर्कशीट का, एग्जिस्टिंग वर्कशीट का। ये पूछ रहा है कि आप जो पाइवट टेबल इस डेटा पे अप्लाई कर रहे हो, ये इसी वर्कशीट पे अप्लाई करना है या फिर नई वर्कशीट पे करना है। तो हमेशा आप नई वर्कशीट पे अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि ये डेटा आपका बैकअप है और नई वर्कशीट पे आप अप्लाई करोगे तो उसे अप्लाई करना भी आसान होता है और समझना भी आसान होता है। तो हम नई वर्कशीट पे क्लिक करके हम कर देंगे ओके। जैसे मैं ओके करूंगा, यहाँ पे ब्लैंक इस तरीके से शीट आ जाएगी। पाइवट टेबल का थोड़ा सा डेमो आएगा और एक आता है पाइवट टेबल फील्ड, कुछ इस तरीके से। और अभी तो मैंने इसमें थोड़ी सी यूज कर रहा था मैं इसे, इसी वजह से छोटा आ रहा है, नहीं तो आपके में इसे इस वे में आएगा अगर आप पहली बार यूज करते हो तो। अब इनकेस अगर मान लो ये गायब भी हो जाता है, जैसे आपने गलती से इस पे क्लिक कर दिया, तो अब आप सोचते हो ये आएगा कैसे? काफी लोग परेशान होने लग जाते हैं, आएगा कैसे? तो देखो, ये जो पाइवट टेबल वाला सेक्शन, इस पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज का टैब मिल जाएगा। यहाँ पे जाना और एक ऑप्शन मिलता है फील्ड लिस्ट का, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो पाइवट टेबल फील्ड आपका आ जाएगा। अब एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ देखो डेटा कितना बड़ा है और यहाँ पे हमारे पास डेटा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा हम अपने हिसाब से बनाएंगे। जैसे मान लो कि मुझे क्या क्या चाहिए, मेरा जो सीनियर है या सुपरवाइजर वो आता है मेरे पास और बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजें ही चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एम्प्लॉय आईडी, जिसको मैं उठा के ले लेता हूँ यहाँ पे रोज में। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी इसको लिया, रोज में देखो डेटा आ गया, ऐसे आ गया। इसके बाद उसने क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया है, तो प्रोडक्ट सेल करने के बाद मैं ये प्रोडक्ट लेता हूँ और इसको भी ले लेता हूँ रो में। तो ये रो में लिया तो ये इस तरीके से आ गया। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद रख लेता हूँ यहाँ पे।
तो ये आ गया प्रोडक्ट सेक्शन। ऐसे देख रहे हो डेटा यहाँ पे अलग तरीके से है और यहाँ पे डेटा वैसा है जैसा मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट को मैं उठा के रख लेता हूँ कॉलम में, तो वहीं पे डिपार्टमेंट भी आ जाएगा कि ये जो बैग है वो ये जो कॉलेज बैग है वो बैग डिपार्टमेंट का है। इतना हमने किया। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी सेल्स को उठा के यहाँ डाल देता हूँ वैल्यू वाले सेक्शन में। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ तो देखो ये आ गया क्या कि कॉलेज बैग की जो टोटल सेल है वो सिर्फ आईडी नंबर 1018 ने की है, जो कि टोटल है 1 लाख रुपए की। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की सेल की है 2 लोगों ने, एक है आईडी 1001 और एक है आईडी 1019। इस तरीके से अगर इस डेटा को और पोर्टेबल वे में बनाने की बात करें तो हमने प्रोडक्ट हटाया यहाँ से और हमने डाल दिया डिपार्टमेंट, तो ये थोड़ा और पोर्टेबल वे में आ जाएगा। कि बैग्स की बात करें अगर डिपार्टमेंट बैग की, तो इसमें टोटल सेल हुई है इतनी 1,65,000 की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की तो उसकी टोटल सेल है इतनी। अगर हम बात करें गारमेंट की तो इतनी। और अगर हम सबके टोटल की बात करें तो वो है इतना 12,53,000 का। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ देखो तो डेटा एक फिक्स पोर्शन में है, ना आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, ना आप इसे समराइज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम पाइवट टेबल की बात करें तो हम जैसा घुमाना चाहें डेटा को वैसा घुमा सकते हैं। जैसे कि आप देखो ये जो डिपार्टमेंट है, अगर मैं उसे उठा के रोज में डाल दूं तो डेटा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देख पा रहे हो आप, ये डेटा आ गया कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में। और मैं डिपार्टमेंट को उठा के डाल दूं इस फिल्टर वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे ये फिल्टर वाले सेक्शन में आ जाएगा। सारे डिपार्टमेंट का डेटा आ रहा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने बोला मुझे सिर्फ बैग का डेटा देखना है, बैग पे क्लिक किया, ओके किया, तो सिर्फ बैग का डेटा आ गया, वो भी टोटल के साथ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी यहाँ पे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने किया इलेक्ट्रॉनिक, मैंने किया ओके, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का डेटा आ रहा है। मैंने किया यहीं पे जाके गारमेंट, तो सिर्फ गारमेंट का डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आप डेटा को जैसे तोड़ना मरोड़ना चाहते हो आप उस तरीके से समराइज कर सकते हो। चाहे कितना ही बड़ा डेटा क्यों ना हो, आपका सुपरवाइजर आपसे जो भी कंडीशन दे, उन्हें फिल्टरेशन चाहिए आपने फिल्टरेशन दे दिया, उन्हें कॉलम में चाहिए आपने कॉलम में दे दिया, उन्हें रो में चाहिए आपने रो में डेटा दे दिया। तो जिस तरीके से आप डेटा दिखाना चाहते हो और जो जो चीजें दिखाना चाहते हो उस तरीके से आप इसे इजीली मैनेज कर सकते हो। और यहाँ देख पा रहे हो आप मल्टीपल कॉलम्स है, जिस कॉलम की जरूरत है उसको उठाया, जैसे मान लो स्टेट है, इसको उठाया, इसको हमने डाल दिया यहाँ पे कॉलम्स में, तो डेटा इस तरीके से यहाँ पे आ गया। इसको उठा के हमने डाल दिया रो में, तो ये डेटा यहाँ पे आ रहा है कि ये जो 1001 आईडी है वो कहाँ से, यूपी स्टेट से है। ये जो 3 आईडी है वो कहाँ से, दिल्ली से है। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो। आपको इसे हटाना है तो आप इसे सिलेक्ट करके ऊपर कर दो, ये हट जाएगा। इसी तरीके से जो सेल्समैन है, आप चाहते हो एम्प्लॉय आईडी के साथ सेल्समैन भी दिखे, तो आपने ये कर दिया। तो आईडी 1001 किसकी है, राजेश की है, 2 किसकी है, महेश की है। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल फील्ड का यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये जो टर्म है पाइवट टेबल फील्ड का वो आपको क्लियर हो गया होगा और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा एक कमाल के हार्डवेयर ब्रांड के बारे में जो कि है जियोनिक्स। अगर आप आज के डेट में कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट लेने की सोच रहे हो, चाहे वो रैम हो, हार्ड डिस्क हो, मॉनिटर हो, तो जियोनिक्स एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अभी रिसेंटली मैंने भी वहां से एक 18.5 इंचेस की एलईडी मॉनिटर मंगवाई है और जिसकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। सबसे पहले जब मैंने इसे अनबॉक्स किया तो इसमें जो जो चीजें मिली है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो इसका स्टाइलिश स्टैंड जो कि काफी अच्छा लुक रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ ही इसमें अगर हम बात करें इसे सीपीयू से कनेक्ट करने की, तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक मिल जाता है VGA केबल और दूसरा मिल जाता है HDMI केबल। मतलब इसमें आपको VGA पोर्ट भी मिला है और HDMI पोर्ट भी मिल जाता है। इसके बाद जब मैंने इसे प्ले किया तो इसकी जो क्वालिटी है, स्क्रीन क्वालिटी ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, वो भी काफी ज्यादा मुझे पसंद आई। मतलब अगर मैं बात करूँ 18.5 इंचेस मॉनिटर की, जो कि मेरे पास एक आध और भी है, तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी। और इन सबके साथ इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब देखो जियोनिक्स मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका एक और रीजन भी है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ प्राइस के रिस्पेक्ट में या फिर मैं बात करूँ और भी चीजों के रिस्पेक्ट में, जैसे हो गया कस्टमर रिस्पॉन्स या कस्टमर एंगेजमेंट, तो वो सब चीजें भी इसकी बाकी ब्रांड्स के मुकाबले अच्छी है। मतलब अगर आप किसी न्यू ब्रांड से कंपेयर करो तो आपको यहाँ पे प्राइस काफी ज्यादा कम मिल जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही अगर जियोनिक्स की बात करें तो ये ई-कॉमर्स वेबसाइट पे तो अवेलेबल ही है, साथ ही इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से जाके भी आप इसके बारे में टोटल और प्रॉपर वे में रिव्यू कर सकते हैं। सो अगर आप भी कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स लेने की सोच रहे हो तो जियोनिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सो गो फॉर जियोनिक्स। अब यहाँ पे हमारा टेबल सेक्शन तो कवर अप हो गया, बात करते हैं इलस्ट्रेशन सेक्शन की। बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कुछ बिग स्टफ नहीं है, ये आप बिना मेरी मदद के कर सकते हो, बट मैं फिर भी इसका मतलब आपको बता देता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आना है अपनी एक्सेल शीट में तो हम इलस्ट्रेशन पार्ट का यूज करते हैं।
चाहे वो पिक्चर हो, शेप हो, कोई आइकन हो, कोई स्मार्ट आर्ट हो या स्क्रीनशॉट हो। जैसे मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो आपने अपने डिवाइस में जहां पे भी पिक्चर रखी है हम उसमें जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे मैंने डाउनलोड में पिक्चर रखी है, मैं यहाँ पे आया और मैंने ये वाली इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया। इस तरीके से मैं इसको करता हूँ छोटा, यहाँ पे आ गया तो ये काफी बड़े साइज में आ रहा है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, और सिंपल इसको हमने छोटा करके यहाँ पे लगा दिया कुछ इस तरीके से। तो सिंपल क्या है कि अगर मान लो मुझे ऑब्जेक्ट दिखाना है डेटा के साथ तो मैं इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, और जैसे आप इसको लेते हो आपको यहाँ पे एडिटिंग टूल मिल जाते हैं, जैसे इसका करेक्शन, जैसे कि इसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर आपको चेंज करना है आप कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको इफेक्ट डालना है तो आप इस तरीके से इफेक्ट डाल सकते हो, ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हो, देख सकते हो। तो कुल मिला के बेसिक टूल्स है, आप खुद इसे करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी बिग स्टफ नहीं है। इसके बाद इसी तरीके से अगर आपको कोई शेप चाहिए तो देख पा रहे हो आप मल्टीपल शेप का ऑप्शन है, जैसे ये एक शेप ले लिया हमने और ऐसा कुछ आपको दिखाना चाह रहे हो तो वो आपने दिखा दिया। कलर वगैरह चेंज करना यहाँ से कर लिया, सिंपल ऑप्शन है, आप इसे यूज कर सकते हो। कुल मिला के क्या है कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट लेना है, चाहे वो शेप हो, पिक्चर हो, कोई स्मार्ट आर्ट हो, कोई 3D मॉडल हो, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है अपने डेटा को ग्राफिकल व्यू में रिप्रेजेंट करना। तो जैसे इसके लिए ज्यादातर क्या होता है कि डेटा हम शॉर्ट रखते हैं, जैसे मान लो ये मुझे कॉलम वाला पोर्शन नहीं चाहिए, रो भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं ऐसे, ये मैंने किया कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ आता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट इस तरीके से, और ये फादर्स नेम वाला सेक्शन हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है सपोज हमको डेटा में। तो हमने ये सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद डेटा को सेलेक्ट करो ऐसे, और यहाँ पे देखो आपको चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आप रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करो, इसमें जो भी चार्ट डेटा के हिसाब से बेस्ट होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फॉर्मेट डिजाइन है आपने सेलेक्ट किया, आपने क्या ओके, आप देखोगे उसके हिसाब से एक चार्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे होंगे, जैसे राजेश है तो राजेश का अगर मुझे इंग्लिश का डेटा देखना है तो ये है इंग्लिश का डेटा, ये है राजेश का हिंदी का, ये है मैथ, ये है साइंस, ये है SST। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा मुझे शो हो रहा है। अब SST भी ब्लू है और यहाँ पे इंग्लिश भी ब्लू है, तो आप SST को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ फॉर्मेट में और इसका कलर आप चेंज कर दो। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया इसका कलर रेड, आपको इसका कलर चेंज करना, आपने इसका सिलेक्ट किया और आपने इसका कर दिया ग्रीन। इस तरीके से आपने इसको सिलेक्ट किया, इसका कलर आपको डार्क ब्लैक चाहिए, आपने कर दिया डार्क ब्लैक। तो कुल मिला के अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि डेटा को आपको ग्राफिकल व्यू में रिप्रेजेंट करना है तो आप इस वे में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो चार्ट की मदद से। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है प्रिंट सेक्शन। और प्रिंट सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्सेल में जो भी डेटा आप प्रिपेयर कर रहे हो उस डेटा को आप प्रिंट करके हार्ड कॉपी में अपने क्लाइंट या फिर जो भी सीनियर सुपरवाइजर जो भी है उनको आपको देना पड़ेगा। और एक्सेल की शीट इतनी ज्यादा बड़ी है जिसमें डेटा तो हम बना लेते हैं और बनाने के बाद जब हम प्रिंट करते हैं तो उसका प्रिंट प्रॉपर वे में आता ही नहीं है और उसके बाद काफी ज्यादा दिक्कत होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको डेमो शो करता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरा डेटा यहाँ पे कहां से कहां तक है, एम्प्लॉय आईडी से लेके स्टेट सेल्स तक डेटा है। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करूं, मैं फाइल में जाता हूं और मैं सिंपली इसको यहाँ प्रिंट पे क्लिक करता हूं, आप यहाँ पे नोटिस करो कि डेटा कहां तक आ रहा है, सिर्फ डिपार्टमेंट तक आ रहा है और उसके बाद का जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है दूसरे पेज पे। तो कहीं ना कहीं अभी ये प्रॉपर तो प्रिंट नहीं हो पा रहा। तो यही एक दिक्कत है जो प्रिंट करते टाइम एक्सेल यूजर्स को बहुत ज्यादा आती है। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को समझते हैं। सबसे पहला टर्म ये जो पेज सेटअप आप देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंट सेक्शन से रिलेटेड। और दूसरा टर्म होता है ये स्केल टू फिट। तो मैं इन सभी चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मार्जिन की। अभी आप नोटिस करो कि यहाँ पे अगर मैं इसको ले लेता हूँ नॉर्मल लेआउट में, पेज लेआउट में मैंने लिया, तो पेज लेआउट में लेने के बाद ये है आपका पेज। और अगर आप इसके मार्जिन को नोटिस करो तो ये इतनी जगह इस पेज में छूटी हुई है, इतनी जगह क्या है इस पेज में छूटी हुई है। तो मार्जिन में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद एक ऑप्शन है नैरो। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखो अब इसमें मार्जिन पहले के मुकाबले कम हो गई और क्योंकि ये कम हो गई तो स्टेट वाला वहां से हट के यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगर मान लो कि सिर्फ इतनी सी जगह ही रह रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ एक कॉलम की बात है और यहाँ पे आपने जरूरत से ज्यादा स्पेस दिया हुआ है, जैसे सेल्समैन में स्पेस इसमें एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ डबल टैप करूंगा तो ये कम हो गया, स्पेस इसमें कम हुआ तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ प्रिंट करता हूं, तो आप देखोगे पूरा डेटा अब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये हुआ पहला पोर्शन। दूसरा, इसको पहले जैसा हम नॉर्मल करते हैं, Ctrl Z करते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने इसको पहले जैसा नॉर्मल किया, मैं दोबारा लेके आता हूँ आपको नॉर्मल लेआउट पे।
अब यहाँ पे दो चीजें होती है, अगर आप पेज को नोटिस करो तो ये जो पेज का फॉर्मेट है ये है पोर्ट्रेट। कैसा फॉर्मेट है? पोर्ट्रेट। और यहाँ पे ओरिएंटेशन में पेज दो तरीके से होता है। ये जो अभी आपको खड़ा पेज दिख रहा है ये है पोर्ट्रेट, और इसी पेज को अगर हम टर्न कर दे तो ये बन जाता है लैंडस्केप, जो कि ड्राइंग शीट वगैरह जो पेज आप देखते हो उसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। तो जैसे मैं लैंडस्केप करूंगा आप देखो कि आपके पेज का जो डिजाइन है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। पहले लंबे फॉर्मेट में आ रहा था और अभी ये यहाँ पे वाइडर फॉर्मेट में आ रहा है। तो यही होता है ओरिएंटेशन। तो अब आप देखो जैसे इसकी विड्थ बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली जो डेटा आ रहा था दूसरे पेज में वो शिफ्ट ऑन होके आ गया पहले पेज में, और हमें यहाँ पे किसी चीज को छोटा भी नहीं करना पड़ा। अगर मैं आपको शो करूं तो आप देखो यहाँ पे पहले हमने डेट को छोटा किया था, मार्जिन को कम किया था, तो अभी हमें किसी चीज को कम नहीं करना पड़ा। हमने क्या करा, पेज को हमने घुमा दिया, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो वाइडर फॉर्मेट में ज्यादा है और लेंथ फॉर्मेट में कम है, तो वो डेटा इस हिसाब से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तीसरा टर्म होता है साइज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं पहले के जैसा। कई बार जब आप प्रिंट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो पेज का साइज है वो जो सही ले रखा है या नहीं। नॉर्मल जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं वो होता है A4 साइज पेपर, ये वाला, और बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल में सिलेक्ट होता है वो होता है लेटर साइज। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, A4 साइज। तो A4 साइज आप सेलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन में पेज आपका निकलेगा और आपका डेटा भी प्रॉपर वे में आएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है स्केल टू फिट। अभी आप देख पा रहे हो कि जो डेटा है वो आपका थोड़ा सा आगे यहाँ पे निकल गया है। आप चाह रहे हो कि आपको डेटा निकालना है पूरे पेज में, लेकिन जो इसकी विड्थ बड़ी है, मतलब विड्थ अगर आप देखो डेटा ये विड्थ है, तो इस विड्थ के बिहाफ पे सिर्फ डेटा आ रहा है इतना, और इतना डेटा एक्स्ट्रा है। तो मैं चाह रहा हूं कि पूरा प्रिंट आउट एक ही पेज पे निकले, लेकिन उसकी विड्थ जो है वो अपने हिसाब से मैनेज हो जाए। तो यहाँ ऑटोमेटिक विड्थ है, इसको कर दो एक पेज के बिहाफ पे। जैसे ही आप इसे एक पेज के बिहाफ पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना। तो ये सिकुड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप इसका प्रिंट निकालोगे तो इसका जो प्रिंट है वो थोड़ा छोटे व्यू के साथ निकलेगा। अभी आप नोटिस कर पा रहे होगे कि पहले जो साइज आ रहा था वो थोड़ा बड़ा था और अभी जो साइज है वो आ रहा है पहले से छोटा। अभी आप इसको देख लो, मैं यहाँ पे पहले की तरह इसको ऑटोमेटिक करता हूँ। तो मैंने पहले की तरह इसको नॉर्मल किया, यहाँ पे 81% है, इसको पहले जैसा हम कर देते हैं 100%। और करने के बाद अब मैं इसका प्रीव्यू आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो देखो पहले के मुकाबले बढ़ा आ रहा है। तो बेसिकली करता क्या है, अगर आप इसे वन पेज कर देते हो तो वन पेज के बिहाफ पे ये क्या करेगा कि इसका जो साइज है उसको कर देगा 81% या जितने भी परसेंट में ये एडजस्ट हो सके, और ये उसको सिकुड़ा देगा, मतलब छोटा कर देगा। तो ये होता है स्केल टू फिट। इसी तरीके से अगर हाइट ज्यादा है और आप उसे एक ही पेज में निकालना चाहते हो तो आप इसे वन पेज कर दोगे। दो पेज में डेटा को निकालना है तो आप टू पेज कर दोगे। तीन पेज में डेटा को निकालना है तो थ्री पेज कर दोगे। सो आई होप कि ये वाला पोर्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पेज लेआउट के नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म पे, जो कि है प्रिंट टाइटल्स। एंड आई एम श्योर कि इसकी जरूरत भी आपको 101% पड़ेगी ही पड़ेगी अगर आप एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा प्रिंट कर रहे हो। और वो कैसे, वो आप अभी समझ जाओगे। सबसे पहले आते हैं हम नॉर्मल लेआउट में। ये आ गए हम नॉर्मल लेआउट में, इसको हम पहले की तरह ऑटोमेटिक कर देते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। करने के बाद मार्जिन में जाएंगे, हमने किया नॉर्मल, और यहाँ पे इन सबको मैं नॉर्मल कर देता हूँ पहले के जैसा। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म क्या है, सबसे पहले मुझे डेटा ज्यादा चाहिए होगा तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आके मैंने किया पेस्ट, फिर मैं यहाँ पे भी आता हूँ, मैंने किया पेस्ट, फिर यहाँ पे आता हूँ नीचे, मैंने किया पेस्ट, फिर एक दो बार और पेस्ट कर देंगे हम, ताकि हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा आ जाए। डेटा थोड़ा सा अलग लगे इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, इस पर डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेंज अप्लाई हो जाएगी। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, डबल टैप किया, ये रेंज अप्लाई हो जाएगी आगे। मतलब जैसे यहाँ पे 20 तक आ रहा था तो ये अपने आप नीचे तक फैल जाएगा और ये भी आगे तक बढ़ जाएगा। अब एक बार मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ प्रिंट के टाइम पे। तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, सिंपल। तो आप यहाँ नोटिस करो, यहाँ रहा 1049 तक का डेटा, ठीक है, और टोटल डेटा है 3 पेज का। मैं आगे करूंगा तो आगे डेटा आ रहा है 1099 तक। आप इसको देख पा रहे होंगे, आई होप। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये 1099 तक। लेकिन इन दोनों डेटा में कुछ फर्क नजर आया आपको? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्योंकि प्रिंट निकालोगे, ये अलग पेज पे निकलेगा, ये अलग पेज पे निकलेगा, और ये अलग पेज पे निकलेगा। तो अगर हम पहले पेज की बात करें तो इसमें तो हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो कॉलम है इसमें ईमेल आईडी लिखी है, इसमें डेट लिखा है, इसमें सेल्समैन का नाम है, इसमें प्रोडक्ट है। लेकिन क्या आपको शीट 2 में पता चल रहा है कि ये जो जीन्स लिखा है इसके ऊपर वाला कॉलम क्या है, ये 180 ये क्या चीज है, ये 600 15,000 ये क्या है? ये शीट 3 में पता नहीं चल रहा। तो बेसिकली होता क्या है कि प्रिंट करते के टाइम ये जो ऊपर वाला टाइटल है
ये 2 में भी आना चाहिए और 3 में भी आना चाहिए। और ये होता कैसे, ये होता है प्रिंट टाइटल की मदद से। प्रिंट टाइटल यानी कि इस टाइटल को ही प्रिंट कराना है। तो हमें सिंपल प्रिंट टाइटल में जाना है। जाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे क्या पहला ऑप्शन है रोज टू रिपीट एट टॉप, इस पे क्लिक करना है, सिंगल क्लिक, और फिर यहाँ पे भी आके सिंगल क्लिक करना है और कर देना है ओके। ओके करने के बाद दोबारा हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, हम गए प्रिंट में और यहाँ जाने के बाद देखो ये पहले वाला जो पेज है जो प्रिंट होगा इसमें भी ऊपर कॉलम है। आगे किया तो दूसरे वाले पेज में भी वो जो हेडिंग्स है वो यहाँ पे आ गई है और सेम तीसरे वाले पेज में भी वो हेडिंग्स यहाँ पे आ गई है। तो अब अगर आप मल्टीपल पेजेस प्रिंट कर रहे हो और ये टाइटल्स का इशू आ रहा है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब गाइस अभी तक हम 60% ऑफ ट्यूटोरियल कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म में देखो सबसे पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूं जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था आपको, लेकिन आई थिंक कि यही प्लेस सही है जिसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स को कवर अप कर लेते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपकी जॉब प्रोफाइल में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा, जो कि है डेटा वैलिडेशन। एक टर्म और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, फ्री स्पेस। और सबसे लास्ट होगा हमारा टर्म मैक्रो। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर कर लेते हैं। देखो एक चीज जो कि एक्सेल का बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है कि आप एक्सेल में जो इतने भी सेल्स है उसमें अपना जो कैलकुलेटिंग पार्ट है जो कि एज अ कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक सिंगल ट्रिक के साथ जो कि है इक्वल। जैसे कहने का मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने किया इक्वल और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 + 18, मैं एंटर करूंगा तो इसका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। मैंने किया इक्वल, मैंने किया 10 × 5, मैंने किया एंटर तो आ गया 50। मैंने किया इक्वल और मैंने यहाँ पे लिखा 45 / 5, मैंने किया एंटर तो ये आ गया। तो कुल मिला के आप इक्वल करके जो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस करना चाहते हो एक्सेल में वो काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने एक डेमो तैयार किया हुआ है जहां पे कुछ कस्टमर के नाम है, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं जिसका रेट मैंने यहाँ पे लिखा है, उसकी क्वांटिटी लिखी है और मुझे उनका अमाउंट निकालना है। अब यहाँ पे सिंपली आप देखो एक बुक का प्राइस कितना है 80, टोटल पीस लिए उन्होंने 100, तो इसका प्राइस कितना होगा, हमने किया इक्वल, इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया इस सेल को। हम यहाँ पे बाय डिजिट नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे वो भी मैं समझाता हूँ। तो मैंने किया यहाँ पे एंटर तो ये आ गया 8000। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी आपने मैथ हमको बताया तो हम ऐसे क्यों ना कर लें, हमने किया इक्वल, यहाँ पे सिंपली लिखा 80 मल्टीप्लाई कर दिया 100, क्या एंटर, तो भी तो सेम आंसर आएगा। देखो इसका नुकसान क्या है कि जब आप सेल सेलेक्ट करके करते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूं हमने सेल को सेलेक्ट करके किया है, तो यहाँ पे फायदा क्या है कि जब आप इसे कोने में आओगे प्लस का सिंबल आएगा, आप ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली सबका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं और इसे हम ड्रैग करेंगे तो सब में वही वैल्यू आएगी जो कि है 8000। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसमें हमने एक कांस्टेंट वैल्यू दी है 80100 और इसमें हमने रेफरेंस दिया है, वो रेफरेंस क्या है इस वाले सेल का और इस वाले सेल का। तो ये क्या करता है कि जब नीचे करते हैं तो ये रेफरेंस इसका पकड़ लेगा। देखो यहाँ पे आए तो अब इसने रेफरेंस इसका ले लिया, फिर यहाँ पे आए तो इसने रेफरेंस इसका ले लिया। तो ये फायदा है सेल सेलेक्ट करके करने में और कांस्टेंट वैल्यू को पुट ना करके करने में। सो आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म कि अभी आप देखो कि यहाँ पे डेटा बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है। अगर मैं बोलूँ ये 80 है तो ये 80 क्या है, रुपीज है, डॉलर है, युआन है, क्या है, क्योंकि बेसिकली तो हम अकाउंटिंग फॉर्मेट शो करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने डेटा को ऐसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो जो अकाउंटिंग सेक्शन है, अगर इसमें आप ये क्लिक करोगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आप इसे हटा देते हो, सपोज मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मेट कर देता हूँ, मैंने किया जनरल, तो यहाँ पे आप देखो कि करेंसी का ऑप्शन है, आपने किए रुपीज, तो इस तरीके से रुपीज वाला फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे अमाउंट है, इसको भी सिलेक्ट किया हमने। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए, आपको डॉलर सेलेक्ट करना है, जो भी सिलेक्ट करना है, तो हम रुपीज सेलेक्ट करते हैं, वो आ जाएगा इस तरीके से। तो अभी आ रहा है बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में। अब यहाँ पे बात आती है क्वांटिटी की, ये जो क्वांटिटी 100 आपने लिखा है, ये पीसेस है, पैकेट है, बॉक्सेस है, ये है क्या, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं पीसेस। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि वो यहाँ पे आएंगे और इस तरीके से लिख देंगे पीसेस। अब जैसे आप ये लिखोगे, आपने क्या एंटर, तो यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा। एरर क्यों मिला, क्योंकि देखो 80 और 100 को गुना करना मैथमेटिकल इक्वेशन है, लेकिन पीसेस को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, वो तो अल्फाबेट है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है एक्सेल की, वो क्या होती है, आपको इस रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नंबर सेक्शन में जाना है। जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपल कस्टम में जाओगे और यहाँ जनरल को कट करोगे।
कट करने के बाद आपको सबसे पहले लिखना है हैश। हैश लिखा जाता है जो भी 100, 300, 500 जो वैल्यू आपने लिखी है उसके लिए। उसके बाद स्पेस करना है और डबल क्वोट्स के अंदर जो भी प्रिंट करवाना है इसके साथ वो लिख दो। जैसे हमें प्रिंट कराना है पीसेस, हमने डबल क्वोट्स के अंदर ये लिखा और हमने किया ओके। और अब यहाँ पे वैल्यू भी आ गई और कोई एरर भी नहीं आया। सो आई होप कि ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही अगर इसके डेसिमल वैल्यू आप हटाना चाहते हो तो यहाँ डिक्रीज डेसिमल कर दो, ये डेसिमल वैल्यू हट जाएगी। अगर आप ये रखना चाहते हो तो इंक्रीज डेसिमल कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी। सो आई होप कि जो नंबर सेक्शन है वो भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही कुछ और भी ट्रिक है जो कि आप जान लो, आपके काम आएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप कभी भी सीरियल नंबर वगैरह लिख रहे हो, जैसे 1 से लेके 50 तक लिखना है तो 1 लिखा 2 लिखा, दोनों को इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर में जाके इसे सेलेक्ट किया और इस तरीके से हमने कर दिया सिंपल ड्रैग। कहां तक करना है आपको सिंपल ड्रैग? 50 तक चाहिए तो आप 50 पे ले जाके छोड़ दो, ये 50 तक डेटा आ जाएगा। इसी तरीके से आपको 2 का टेबल लिखना है, हमने लिखा 2। अगला स्टेप क्या है उसका? 4। दोनों को किया सिलेक्ट और इस तरीके से हमने ड्रैग कर दिया कहां तक? 20 तक, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। संडे मंडे चाहिए तो हमने लिखा सिंपल संडे। अगला स्टेप क्या है? मंडे। हमने लिखा संडे मंडे, दोनों को किया सिलेक्ट और इसको कर दिया इस तरीके से ड्रैग। तो जहां तक चाहिए वहां तक रखा और बाकी को कर दिया डिलीट। यही काम आप जनवरी फरवरी के साथ कर सकते हो और भी कोई टेबल्स है उनके साथ कर सकते हो। डेट वगैरह प्रिंट करानी है तो उनके साथ भी कर सकते हो। रेंज आपको ऐसे डालना है तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। जैसे अगर मुझे यहाँ पे लिखना है जनवरी और यहाँ पे लिखना है फरवरी, तो यहाँ पे बेसिकली हमने वर्टिकल पोर्शन में डेटा को प्रिंट किया। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन में भी डेटा को प्रिंट कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छूट गया था वो हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी आप अभी समझ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं डेटा टैब में और यहाँ पे आते हैं डेटा वैलिडेशन में। आप इस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आपको कंफ्यूज भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अभी मैं आपको एक डेमो शो करता हूँ। जैसे ये डेटा को मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैं इस वाली शीट पे इस डेटा को रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको रख लिया। अब सपोज मुझे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है जिसमें क्या हो कि मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख जाए बुक, पेंसिल, पेन, इरेजर सेलेक्ट करने के लिए। तो वो काम कर सकते हो आप डेटा वैलिडेशन से। कैसे? तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आऊंगा, आने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा। एनी वैल्यू में जाके आपको क्लिक करना है लिस्ट पे। यहाँ जाने के बाद सोर्स का ऑप्शन है, इसमें जाओ और जाने के बाद सिंपल जो बैकअप हमने बनाया था रेंज का उसको हम सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे ओके। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको कर देता हूँ ड्रैग। ठीक है, पूरे को मैं करता हूँ यहाँ पे डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बुक का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू मिला, क्या सिलेक्ट करना चाहते हो आप? इरेजर, शार्पनर, नोटबुक। हमने कर लिया सिलेक्ट। हम यहाँ पे आते हैं, मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पे नोटबुक, यहाँ पे आए मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पे पेन, यहाँ पे सिलेक्ट करना है पेंसिल, यहाँ पे सिलेक्ट करना है मुझे शार्पनर। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन का यूज यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा यूज है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। कहने का मतलब जैसे यहीं पे आता हूं मैं, राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और एक कॉलम को इंसर्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे कस्टमर के मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो भी नंबर आप डालोगे वो 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि एक रूल है कि 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर होता है। तो अब वो कैसे होगा? तो आप यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाओ और जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है टेक्स्ट लेंथ का। आप इस पे क्लिक करो। तो मैंने बोला है मिनिमम भी 10 नंबर होने चाहिए और मैक्सिमम भी 10 नंबर होने चाहिए। हमने किया ओके और मैं इसको कर दे रहा हूं ड्रैग इस तरीके से। यहां पे आता हूं मैं और मैंने यहाँ पे लिखा 9716523562। तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैंने दोबारा कोई नंबर डाला जो कि 10 डिजिट से ज्यादा है, ये 11 डिजिट है, मैं एंटर करूंगा तो डेटा लेगा ही नहीं। और यहाँ पे क्या लिखा रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन वगैरह वगैरह। हम चाह रहे हैं हमारे हिसाब से मैसेज आए कि भैया नंबर सही सा लिख लो आप। तो हम क्या करेंगे, दोबारा आएंगे इसी में डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम मैसेज जो प्रिंट कराना चाह रहे हैं एरर अलर्ट में हम यहाँ पे जाएंगे और हम बोलेंगे कि इनवैलिड नंबर और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया प्लीज इंसर्ट राइट नंबर। इस तरीके से हमने डाला, हमने क्या ओके, इसको कर देंगे ड्रैग। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं और मैं कोई नंबर डाल के देखता हूं 10 डिजिट से ज्यादा का। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड नंबर
प्लीज इंसर्ट राइट नंबर। तो इस तरीके से अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो उसके लिए भी आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हो। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे अभी मैंने टेक्स्ट लेंथ पे लगाया, आपको टाइम पे लगाना है, डेट पे लगाना है, डेसिमल पे लगाना है, तो वो आप लगा सकते हो। बहुत ही ईजी है, आप करोगे तो आप इसे समझ जाओगे, कुछ भी बिग स्टफ नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है फ्रीज पेन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और इंटरव्यू में देख लेना, ये आपसे जरूर पूछेगा अगर आपको लास्ट डेटा के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है तो। देखो अभी क्या है कि मुझे ऊपर दिख रहा है कि एम्प्लॉय आईडी है, डेट है, सेल्समैन है, प्रोडक्ट है, दिख रहा है, लेकिन जब मैं नीचे करता हूँ और डेटा देखने के लिए तो ऊपर वाला सेक्शन हट गया। तो बेसिकली होता क्या है कि इसको हमें फ्रीज करना पड़ता है ताकि हम जितने भी नीचे जाएं ऊपर वाला जो रो है वो वहीं पे रहे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है ऊपर वाले सेक्शन में, और आने के बाद यहाँ पे जाना है सिंपल व्यू टैब में, ये रहा व्यू टैब, इसमें जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन्स का, इस पे जाओ और यहाँ पे सेलेक्ट करो फ्रीज टॉप रो, आपने कर दिया। अब आप नीचे आओगे तो देखो डेटा तो नीचे आ रहा है, लेकिन क्या आपका रो कहीं पे जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने उसे क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल होता है जो कि इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसको हम पहले की तरह नॉर्मल कर देते हैं, तो अनफ्रीज पिन पे हमने क्लिक किया, अब ये पहले की तरह हो गया। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टर्म है वो है मैक्रो, और मैक्रो अगर आप एक्सेल यूजर हो तो आपको पता होगा कि मैक्रो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में मैक्रो का मैं आपको बेसिक यूज बताने वाला हूं। अगर इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो बड़े प्रैक्टिकल के साथ, तो प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है। फिलहाल क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो बिगिनर के बिहाफ पे मैक्रो का क्या यूज होता है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो मैक्रो का यूज होता है स्टेप्स को रिकॉर्ड करने के लिए, और इसकी जरूरत इसलिए ज्यादा पड़ती है क्योंकि हर एक काम के लिए फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता। मान लो आपके दिमाग में कोई क्रिएटिविटी है कि मैं ये चाह रहा हूं कि एक शीट है, सपोज ये वाली शीट है, इस शीट में क्या हो कि मैं कोई भी 4 लोगों का डेटा डाल रहा हूं, जैसे मैंने राजेश लिखा, ग्रोसरी लिखा, उत्तर प्रदेश लिखा, ये लिखा, उसके बाद ये सब कुछ अपने आप कॉपी हो जाए और फिर अपने आप यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो ऐसा अगर मुझे कुछ काम करना है, मतलब जिसमें मुझे अलग अलग स्टेप करना पड़ रहा है, कभी ये सेलेक्ट करना है, कभी ये सेलेक्ट करना है, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो और एक बटन दबाने से वो सब कुछ अप्लाई हो जाए, तो वो काम कर सकते हो आप मैक्रो से। तो मैक्रो का सिंपल यूज है आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करना। क्या करना? आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करना, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जिससे आप इसे समझ जाओगे कि इसका रोल प्ले क्या है। और जब आप प्रैक्टिकल बड़े लेवल पे करोगे, बड़े मतलब एडवांस लेवल जॉब के लिए जाओगे, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिकल्स आपको मिलते रहेंगे। जैसे ऑटोमेटिक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है मैक्रो का। इसके अलावा कई जगह पे डेटा हमें रिट्रीव करना है तो वहां पे भी मैक्रो का यूज होता है। तो फिलहाल आप इसका बेसिक टर्म समझो, उसके बाद एडवांस लेवल किसी और वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक डेवलपर टैब मिलता है। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब ऑन नहीं है तो वो कैसे ऑन करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ऊपर में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार देखते हो, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा मोर कमांड्स का, इसमें जाना है और जाने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज रिबन, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आप देखो डेवलपर टैब मेरा जो है वो यहाँ पे चूज है। अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट कर देना और ओके कर देना, तो ये आ जाएगा। फिलहाल आते हैं डेवलपर टैब पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड मैक्रो का। अब मुझे यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है, तो सिंपली अगर हम सिर्फ इसी डेटा के बिहाफ पे बात करें तो मान लो कि ऐसा डेटा हमारे पास 4-5 जगह है, या फिर हम क्या करते हैं इसी की कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो जब आप इस शीट पे राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी का, हम इस पे जाते हैं। जाने के बाद हमने किया क्रिएट अ कॉपी और हमने किया ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 शीट है, हमने बोला यहाँ पे डेटा 1, इसका नाम चेंज कर देंगे। कैसे कर रहा हूँ नाम चेंज? डबल टैप करके। तो मैं शीट 2 पे आया, माउस से डबल टैप किया, शीट सेलेक्ट, यहाँ पे हमने लिख दिया डेटा 2, ठीक है। दोनों को पास में रख लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, नॉर्मली सेलेक्ट किया और उठा के यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसमें मैं कोई एडिटिंग अप्लाई करूँ और सेम मैं उसका एक शॉर्टकट बना लेता हूँ, वही एडिटिंग मैं अप्लाई कर दूंगा दूसरे पे। तो अब ये सारा कुछ करेंगे कैसे, ये हम करेंगे अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड करके। तो सिंपल करना क्या है, देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलता है आपको रिकॉर्ड मैक्रो का, आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, मैक्रो 1, मैक्रो 2, राहुल, राज, अमित, सोनू, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको एक शॉर्टकट की क्रिएट करनी होगी, जिसे क्लिक करने पे आपके सारे स्टेप्स एक ही बार में अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट के क्यों बना रहा हूँ, एक्सेल में कई ऐसे शॉर्टकट है जिनका ऑलरेडी कुछ ना कुछ मतलब है, जैसे कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो मुझे एक ऐसा शॉर्टकट बनाना है जिसका कुछ और यूज ना हो, इसलिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट के यहाँ पे बना लिया, मैंने किया ओके।
जैसे मैं ओके करूंगा देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैंने किया राइट क्लिक और मैंने किया इंसर्ट, और मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूं, एक रो, मैंने किया ओके। करने के बाद मैंने इसको किया इस तरीके से ड्रैग, ठीक है। उसके बाद हमने इस पूरे को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने किया इसे मर्ज करने के बाद जो भी कलर मुझे अप्लाई करना है वो कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट कलर मैंने कर दिया व्हाइट, और व्हाइट करने के बाद जो फॉन्ट साइज है वो मैंने कर दिया 22, ठीक है। इतना हमने किया। इतना करने के बाद जो ये पहला वाला रो है इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कुछ इस तरीके से, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो नीचे तक हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और मैंने इसका जो ये फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया, मैंने इसको किया बोल्ड। ये करने के बाद जो ये ऊपर वाला सेक्शन है इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे किया ऑल बॉर्डर्स इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे जो क्वांटिटी वाला पोर्शन है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से सिंपल, और सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर मैंने किया रेड और टेक्स्ट कलर मैंने कर दिया व्हाइट और फॉन्ट मैंने कर दिया यहाँ पे बोल्ड। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो मैंने काफी सारी चीजें की। अब मैं सिंपल डेवलपर टैब में जाऊंगा और मैंने किया स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब क्या हुआ, जितनी भी चीजें मैंने करी वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। और मैं यहाँ आता हूँ डेटा 2 में, इस वाले टैब में। जैसे मैं यहाँ पे वो शॉर्टकट प्रेस करूंगा, देखो डेटा आपके सामने है, क्या शॉर्टकट बना है, कंट्रोल शिफ्ट, और जैसे मैं के को दबाऊंगा वो सब कुछ इस पे अप्लाई हो गया। ये अलग शीट है, देखो ये है डेटा 1, ये है डेटा 2। तो कहने का मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है, कोई ऐसे शीट है या कोई ऐसा काम है जहां पे आपको अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए आप मैक्रो का यूज करते हैं। अब यहाँ पे सिंपली मैं इसका टाइटल अलग डाल देता हूँ, डेटा शीट ऑफ 2021, और इसका हमने डाल दिया यहाँ पे डेटा शीट ऑफ 2022। तो इस तरह से मैक्रो का यूज करते हैं एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नॉर्मली फाइल ऑप्शंस के बारे में आई होप आपको पता ही होगा। न्यू से आप नया पेज ले सकते हो, मतलब अगर आपको एक नया वर्कबुक लेना है तो उसके लिए आप न्यू पे क्लिक करोगे। किसी भी फाइल को अगर आप सेव कर देते हो, जैसे सपोज मैं कंप्लीट एक्सेल ट्यूटोरियल के नाम से मैंने इसको सेव किया है, अब अगर मैं इसको बंद कर देता हूं और मुझे इसी को खोलना है दोबारा, तो फाइल में गए, ओपन पे क्लिक किया और यहाँ देखो कंप्लीट एक्सेल ट्यूटोरियल हमने क्लिक किया और वो फाइल यहाँ पे खुल जाएगी। इसके बाद नॉर्मली सेव एज, जिसकी मदद से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हो, और प्रिंट से आप नॉर्मली उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्रिंट के टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूं, सो आई होप कि वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। सो गाइज नॉर्मली अगर आप एक फ्रेश एक्सेल यूजर हो, अगर आपको डेटा एंट्री की जॉब मिल रही है, एक्सेल ऑपरेटर की जॉब मिल रही है, आपको वैकेंट में काम मिल रहा है, तो इस ट्यूटोरियल के बाद ऐसा कोई काम नहीं है कि आप उस क्राइटेरिया में, उस वर्क क्राइटेरिया में ना कर पाओ। आशा करता हूं दोस्तों ये पूरा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।